ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष 1 से 15 अगस्त के अंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव 140 करोड़ लोगों की जन भागीदारी के साथ नए भारत की नींव का अविस्मरणीय कालखंड बना है, जहां 2 वर्ष से अधिक के मंथन से निकला विकास का अमृत हमारी इस बार की आवरण कथा के रूप में इस अंक का हिस्सा बना है। आजादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी यानी सबका प्रयास इस उत्सव की मूल भावना रही है। विकसित भारत के विराट लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे नए भारत का आधार स्तंभ तैयार करने वाले अमृत महोत्सव ने विकास का मार्ग बनाया है और 2047 के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब प्रधानमंत्री ने अमृत काल को कर्तव्य काल नाम दिया है, तो इसमें भविष्य के संकल्प भी हैं और विकास तथा विरासत भी है। हमारी आवरण कथा पर कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हमने आपसे विस्तृत चर्चा की। आज हम बात करेंगे पत्रिका के इस अंक के अन्य महत्वपूर्ण समाचारों की। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के 4 वर्ष में विकास की यात्रा, विभाजन विभीषिका दिवस पर विशेष सामग्री के अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को इस अंक में शामिल किया गया है। G20 से जुड़े कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यात्रा, 4 राज्यों को विकास की सौगातें, आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में महानायकों की प्रेरक गाथा भी इस अंक में शामिल है। समाचार सार के अंतर्गत राज्यों की अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण करेगी केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहुबल्ली बाड़ लगाने की योजना तैयार, IICA का सर्टिफिकेट कोर्स, व्यापार की रीढ़ बनता, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म जैसे समाचारों को शामिल किया गया है। गीता प्रेस के नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है, और जहाँ गीता है वहाँ साक्षात कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ करुणा भी है, कर्म भी है, वहाँ ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है। गीता प्रेस विश्व की ऐसी इकलौती प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। 1923 में स्थापित गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है और यह विश्व में सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसने 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिनमें 16 करोड़ से अधिक श्रीमद् भगवद गीता शामिल है। भारत की सभ्यता संस्कृति को महत्वपूर्ण ऊंचाई देने वाले ऐतिहासिक गीता प्रेस की शताब्दी समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हुए और चित्रमय शिव पुराण ग्रंथ का विमोचन किया। गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। देश के औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए सड़क परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है। सड़कों के विकसित नेटवर्क के निर्माण के लिए सरकार समयबद्ध तरीके से मिशन मोड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बुनियादी ढांचे को तेज गति से बड़े निवेश के साथ आधुनिक बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण 2014 से पहले की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से राजस्थान की प्रगति को गति देने वाली 5,625 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग की 11 परियोजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय गतिशक्ति प्लान न केवल बुनियादी ढांचे की नींव रख रहा है बल्कि देश की समग्र अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसी का नतीजा है कि राजस्थान भी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा दी गई इन परियोजनाओं की सौगात से खुशहाल राजस्थान की परिकल्पना साकार होगी। राजस्थान में CRF के तहत 2250 करोड़ की लागत से 74 परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा भी इस कार्यक्रम के दौरान की गई। इन परियोजनाओं का काम भी जल्द ही शुरू होगा। उदयपुर के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना उदयपुर ग्रीनफील्ड बाईपास का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुआयना किया। 900 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 24 किलोमीटर लंबाई के इस 6 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास का काम तेजी से चल रहा है। राजस्थान को मिली इन सभी सौगातों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको पत्रिका में मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिनों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में करीब 5,600 किलोमीटर की दूरी तय की और विकास की कई योजनाओं की सौगातें दी। इस दौरान उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए की 50 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा में राज्यों के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष फोकस है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के विकास से राष्ट्र के विकास के मंत्र पर विश्वास करते हैं। उसी कड़ी को मजबूत करने के लिए 4 राज्यों की यात्रा के दौरान काशी सहित उत्तर प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी कहते हैं कि हमने जो काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए नूतन काया का संकल्प लिया है, ये उसका विस्तार है। इनमें रेल, रोड, पानी, शिक्षा, पर्यटन और घाटों के पुनर्विकास से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। देश में तेज रफ्तार ट्रेन चले, ये देश हमेशा चाहता था। इसके लिए देश में करीब 50 वर्ष पहले पहली बार राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने पर भी सिर्फ 16 रूट पर ही राजधानी एक्सप्रेस चल पाई। करीब 30-35 साल पहले शताब्दी ट्रेन शुरू हुई, जो केवल 19 रूट पर चल पाई। वर्तमान सरकार ने बनारस से जो वंदे भारत पहली ट्रेन 4 साल पहले शुरू की थी, वो अब 25 रूट पर चलनी शुरू हो चुकी है। गोरखपुर से जो 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, उसमें एक गोरखपुर से लखनऊ और दूसरी अहमदाबाद से जोधपुर चली है। बीते 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए, इसको ध्यान में रखकर काम किया है। इस दौरान राजस्थान सहित 4 राज्यों को मिली सभी विकास परियोजनाओं की जानकारी पत्रिका में विस्तार से दी गई है, जो आप पत्रिका पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए सुनते हैं राजस्थान में विकास की परियोजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राजस्थान तो देश का वो राज्य है जिसके वैभव ने सदियों तक दुनिया को हैरान किया है। हमें उस विरासत को संरक्षित करना है और राजस्थान को आधुनिक विकास की ऊंचाई पर भी पहुंचाना है। इसलिए राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये हमारी प्राथमिकता है। राजस्थान में बीते कुछ महीनों में ही 2 हाईटेक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक प्रमुख सेक्शन और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के जरिए राजस्थान विकास की नई गाथा लिख रहा है। राजस्थान के लोगों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिली है। सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर आनुवंशिक बीमारी है। भारत के बड़े हिस्से, खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या ज्यादा है। केंद्र सरकार ने बीमारी की गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2047 तक देश से इस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन अमृतकाल का प्रमुख मिशन है। विश्व में सिकल सेल एनीमिया के जितने मामले पंजीकृत होते हैं, उनमें से 50% से अधिक सिर्फ भारत में सामने आते हैं। इसके बावजूद पूर्व की सरकारों द्वारा इस पर उदासीनता दिखाई गई। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग इस बीमारी से त्रस्त रहे। केंद्र की वर्तमान सरकार ने अब इस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। इस बार के बजट में सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। बीमारी के खात्मे के लिए मिशन मोड पर काम करने का निर्णय लिया गया है। बीमारी के प्रति सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक से भी इस संबंध में मदद करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को सिकल सेल आनुवंशिक स्थिति कार्ड वितरित किए। 3.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरण कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। इन 2 कदमों का सबसे ज्यादा लाभ गोंड, भील और अन्य आदिवासी समाज के लोगों को होगा। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और उनके लाभ की संपूर्ण जानकारी आप पत्रिका पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए सुनते हैं सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को। सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का ये अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा और मुझे विश्वास है जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 तक हम सब मिलकर के एक मिशन मोड में अभियान चला करके ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे, देश को मुक्ति दिलाएंगे। और इसके लिए हम सबको अपना दायित्व निभाना होगा।
ये जरूरी है कि सरकार हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, आदिवासी हो, सभी तालमेल के साथ काम करें। आज भी पूरा विश्व आतंकवाद से परेशान है। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर बात होती है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो आतंक पर दोहरा चरित्र दिखाते हैं। ऐसे ही कुछ देशों की वजह से आतंक और आतंकवादी आज भी फल फूल रहे हैं। इसका खामियाजा मानव समाज को उठाना पड़ रहा है। ऐसे देशों के प्रति भारत ने संघाई सहयोग संगठन की बैठक में सख्त रुख दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्ष के तौर पर एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। कुछ देश सीमा पार से आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। एससीओ के सदस्य राष्ट्रों को ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। आतंक को वित्तीय मदद से पोषित करने वाले देशों और संस्थाओं से आपसी सहयोग बढ़ाकर निपटना चाहिए। इसमें संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। युवाओं के बीच कट्टरता बढ़ रही है, इसे रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने की जरूरत है। भारत सरकार की पहल पर कट्टरता के विषय पर एससीओ की बैठक में एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया। संघाई शिखर सम्मेलन में पहली बार एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, एससीओ सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, थिंक टैंक सम्मेलन और साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके अलावा एससीओ देशों के युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सार्थक करने के लिए युवा वैज्ञानिकों और युवा लेखकों का सम्मेलन, युवा रेजिडेंट स्कॉलर कार्यक्रम, स्टार्टअप फोरम और युवा परिषद जैसे फोरम का आयोजन किया गया। इस बैठक की संपूर्ण जानकारी पत्रिका से ली जा सकती है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में सामान्य व्यक्ति हिस्सा बने, हर घर सहयोग से समृद्धि हो, हर परिवार की समृद्धि से देश समृद्ध हो, हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास आवश्यक है। सहकार की स्पिरिट भी यही संदेश देती है। इसी संदेश की मजबूती के लिए किसान संघ पैक्स की संख्या बढ़ाने के बाद सहकारी समितियों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्रशिक्षण से जोड़ने की शुरुआत नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस में हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। विश्व की 30 लाख सहकारी समितियों में से 9 लाख से अधिक सहकारी समितियां भारत में है। 91% से अधिक गांव और 70% किसान पैक्स के माध्यम से जुड़े हैं। सहकारिता और सहयोग के इस बड़े नेटवर्क को मजबूती देने की शुरुआत यूं तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही कर दी थी, लेकिन 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारिता के इस बड़े नेटवर्क को गांव, किसान और राष्ट्र की समृद्धि से जोड़ने की शुरुआत हुई। इस आयोजन और देश की आर्थिक धारा को सशक्त करती सहकारिता की विस्तृत जानकारी आप पत्रिका पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा के रहस्यों को जानने की दिशा में प्रयासरत भारत ने चंद्रमा की परिक्रमा करने, इसकी सतह का बार बार अवलोकन करने वाले 2 रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और 2008 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा राष्ट्र बना। फिर 2009 में चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज की। चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर पिछले 4 वर्ष से लगातार अध्ययन कर रहा है। अब 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की सफलतम उड़ान ने हमारी अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बात होगी पत्रिका के अमृत महोत्सव की। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।